बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, 15 से 20 खबरें, और बहुत तेज़ी से मैं आपको सारी खबरें बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आज फिर मुलाकात की कोशिश करेंगे। सुहेल अफरीदी उनका नाम दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज मुलाकात हो जाएगी। देखिए, मुलाकात रोकने के लिए वजूहात जो एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं वो तो एक ये है कि फौरी तौर पे कोई तहरीक इमरान खान साहब शुरू ना करवा दें, क्योंकि एक्सटेंशन का मामला फंसा हुआ है और एक आईनी तरमीम भी हो रही है। दूसरी वजह यह है कि पैगामात रोकने या इमरान खान साहब का सख्त बयानिया रोकना है। तो इन दोनों चीज़ों में तो वैसे ही हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट नाकाम हुई है। इमरान खान साहब का अब तक का सबसे सख्त ट्वीट उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में आ चुका है, और ये उनका बयानिया जो है वो एक दिन पहले आ गया। उन्होंने अपनी बहन के ज़रिए से जो मंगल वाले दिन सारी सूरत हाल बताई और जो बातें उन्होंने की वो नहायत सख्त थी, जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज भी करार दे दिया, और उन्होंने बताया कि बहुत जालिम है और किसी डिक्टेटर ने इतना जुल्म नहीं किया जितना आसिम मुनीर ने किया, और ये अपनी कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और जो कुछ भी पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादती हो रही है इसके पीछे जो फर्द वाहिद है वो आसिम मुनीर इमरान खान साहब ने करार दिया। और दूसरा, जो सुहेल अफरीदी साहब को पैगाम पहुंचाना था वो पैगाम भी इमरान खान साहब ने पहुंचा दिया। वो सलमान अकरम राजा साहब के जरिए से पैगाम भी चला गया। तो एस्टेब्लिशमेंट को ऐसी कोई कामयाबी तो इसमें नहीं हुई। हाँ, लेकिन चंद चीज़ें ज़रूर हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनकी इत्तेहादी जमातें फौरी तौर पे कोई तहरीक नहीं चलाना चाहती। उन्हें बहुत बड़े बड़े बहरान नज़र आ रहे हैं, और उन्हें नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत अपने बोझ से गिरती जा रही है। ये अवाम को या अवामी मसाइल को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। आलमी सतह पर इन्होंने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस ले लिए हैं, बड़े बड़े दावे कर दिए हैं और बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। वो पूरे ना करने की सूरत में इनके ऊपर बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा होने वाली है। ऐसे में फौरी तौर पे कोई एहतजाज करके आप इन्हें मदद तो फराहम कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए उतनी मुश्किल पैदा नहीं होगी। तो अभी एहतजाज का मोमेंटम बनाया जाएगा जो बड़ी तेजी से बन भी रहा है, और फजल रहमान साहब भी अब कुछ हद तक जुड़े हैं इस सारे मामले में। लेकिन आज का दिन इंपॉर्टेंट है, अदालत में भी अडियाला में भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपने जितने भी अरकान असम्बली हैं उन सबको कहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि उनके केसेस के सिलसिले में सारे लोग, चाहे उनका ताल्लुक ILF से है, वकला तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे वो पार्टी के अहदेदारान हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, MPs, MNAs, टिकट होल्डर, ये सारे चाहे। इस सिलसिले में हमने देखा कि पंजाब में आलिया हमजा साहिबा ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। जब गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा से कुछ भी नहीं कर रहे थे और एक खामोशी छाई हुई थी, और गंडापुर साहब ने अपने साथ साथ सारे MPs भी तकरीबन ऐसा लगता है सुला दिए थे। वो जो कोशिश करने के लिए निकलता था उसको भी दीवार के साथ लगाया जाता था। तो वो उस वक्त भी आलिया हमजा साहिबा जोर लगा रही थी और वो कोशिश कर रही थी, और उन्होंने पंजाब को काफ़ी हद तक मुतहर्रिक किया है। बदतरीन फस्तागियत के बावजूद, बदतरीन हालात के बावजूद आलिया हमजा को दाद देनी पड़ेगी कि इतनी सख्त जेल उन्होंने काटी, इतनी तकालीफ उन्होंने बर्दाश्त की। 9 मई के अंदर उनको सजा सुना दी गई। अब वो सामने भी नहीं आ सकती, उनकी गिरफ्तारी का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। इसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने पंजाब की पार्टी को चलाया है, ये बड़ा कमाल है। इस वक्त वो बहुत दिक्कत का सामना कर रही है, बड़ी मुश्किलात का सामना कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चार्ज किया आलिया हमजा साहिबा ने, और सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान साहब का वफादार होने का हक अदा किया, और इमरान खान साहब को उन पर भरोसा है। जबकि कुछ लोग जो इमरान खान साहब का भरोसा जीतने के दावे करते रहे, उनके साथ जो कुछ हुआ हमने देखा। इमरान खान साहब ने खुद किसी को पार्टी से निकाल दिया, किसी को वजारत आला से निकाल दिया, तो वो लोग निशाने इबरत बन गए। लेकिन अगर अपनी पॉलिसीज ठीक रखें तो इमरान खान साहब और उनकी सियासत में बहुत बड़ी सियासत है, पूरे मुल्क के अंदर है, तो ये गुंजाइश है कि फजल रहमान साहब के हवाले से नादरीन कुछ खबरें मेरे पास आपको मैं देता हूं। लेकिन पहले जो आईनी तरमीम होती है ना, इसके ऊपर कई कई महीने तक काम होता है। ये ऐसा नहीं होता कि अचानक से आईनी तरमीम सामने आ जाए। सियासतदानों का काम करने का ये तरीका नहीं होता। सियासतदान जब काम करते हैं ना तो भी ठहराव के साथ चलते हैं। मीडिया को खबरें लीक होती हैं, मीडिया को बताया जाता है तरमीम के बारे में, चीजें पता चलती हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर चीजें आती हैं, डिस्कस होती हैं, वकला के सामने चीजें जाती हैं, सिविल सोसाइटी के सामने चीजें जाती हैं, टेक्नोक्रेट्स के सामने चीजें जाती हैं। बड़ा बहस व मुबाहिसा होता है, कई महीनों तक ये चीजें चलती हैं। यूनिवर्सिटीज में, प्रोफेसर में ये बड़ी डिस्कशन होती है। आईनी तरमीम ऐसे हवा में नहीं हो जाती। तो जब बड़ी लंबी चौड़ी एक डिस्कशन होती है तो उसके नतीजे में एक आईनी तरमीम के खदोखाल सामने आते हैं, और ये कई कई महीनों तक, 8-8, 9-9 महीनों तक ये मामला चलते हैं। जैसा कि 18वीं आईनी तरमीम एक बड़ी कंप्रीहेंसिव आईनी तरमीम थी, वो सियासतदानों ने मिलकर की थी, तो बड़ी लंबी उसके पीछे डिस्कशन और स्ट्रगल थी। ये जो तरमीम जिस तरीके से 26वीं आई है और जिस तरीके से 27वीं आ रही है, इसे पढ़ने से या देखने से अब तक जो चीजें सामने आई, उससे ये लगता है कि ये एजेंसियों के काम करने का तरीका है, ये सियासतदानों के काम करने का तरीका नहीं है।
एजेंसियों के काम करने का तरीका यह है कि 11th आवर में अचानक चीजें सामने लाई जाती हैं और सियासतदानों को हाँक के इकट्ठा किया जाता है कि ये काम कर दो, और ये हर दौर में एजेंसियां ये करती रही हैं। तो ये जो 27वीं आईनी तरमीम है जिसे हुकूमत अपने खाते में ले रही है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, ये उन्हें पता भी नहीं है। इसका एक और गवाही आ गई है, यानी मुस्लिम लीग नून और वफाकी काबीना में 27वीं आईनी तरमीम पर कोई मुशावरत नहीं हुई। ये कौन कह रहा है? फेडरल मिनिस्टर है कैसर अहमद शेख साहब, पीएमएलएन से इनका ताल्लुक है, नवाज शरीफ के बहुत पुराने साथियों में से एक है। वो ये फरमा रहे कि हमारे बीच में तो इसकी डिस्कशन ही नहीं हुई, तो फिर ये आई कहां से? इसकी डिस्कशन कहीं और चल रही थी। मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूं कि कई कानूनी दिमाग अस्करी दिमागों के साथ मिलकर एक मखसूस दफ्तर में लंबे अरसे तक इस तरमीम के ऊपर काम करते रहे। इसके ऊपर बार बार इजलास और मुशावरत होती रही और ऊपर रिपोर्टें भी भिजवाई जाती रही, और जब ये फाइनल हो गया, इसका ड्राफ्ट, सारी चीजें मुकम्मल हो गई, तो फिर हुकूमत को बताया गया कि गेट रेडी, आपको 14 नवंबर तक ये पास करनी है। 14 नवंबर की तो एक डेडलाइन दी गई है, हो सकता है ये एक हफ्ता और आगे चली जाए, लेकिन कोशिश ये है कि 14 नवंबर तक पास करवाई जाए। तो ये सियासतदानों का तरीका नहीं है, ये एजेंसियों का तरीका है जिस तरीके से ये तरमीम लाई गई। अब जरा आप नंबर गेम्स पे नजर मारें तो आपको कुछ चीजें पता चल जाएंगी। हुकूमत को जो नंबर चाहिए कौमी असेंबली में इस तरमीम को पास करने के लिए, दो था ये अक्सरियत, वो 224 का नंबर है। 224 बंदे उनको कौमी असेंबली में चाहिए, लेकिन उनके पास इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद 237 का नंबर है। यानी अभी भी उनके पास 13 बंदे ज्यादा हैं, 13 एमएनए ज्यादा हैं। बड़े आराम से वो ये तरमीम पास कर लेंगे। फिर सेनेट में जो उन्हें नंबर चाहिए वो 64 है, जबकि हुकूमत के पास इस वक्त जो नंबर मौजूद है वो 61 है। अब हुकूमत को 3 जेयूआई या एएनपी के सेनेटर्स की हमायत दरकार, यानी एएनपी के एमन वली खान साहब हैं वो सपोर्ट कर दें, को 2 बंदे फजल रहमान साहब की पार्टी से सपोर्ट कर दें। तो फजल रहमान साहब ने तो इस पर सख्त स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा थोड़े दिन पहले डार साहब कह रहे थे कि हमें 26वीं हजम नहीं हो रही, हम 27वीं कहां से लेकर आएंगे। फिर अचानक से 27वीं सामने आ गई। फिर फजल रहमान साहब ने कहा जो कुछ चीजें सामने आई हैं वो चीजें तो आइन का बेड़ा गर्क कर देंगी, तो हम इसमें नहीं मानेंगे। फिर फजल रहमान साहब ने अपना एक पुराना स्टेटमेंट दोहराया जो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी कहा था कि इस हुकूमत के पास मैंडेट जाली है, इसे किसी आईनी तरमीम का हक हासिल नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने उसी हुकूमत को जिसका मैंडेट जाली था सपोर्ट करते हुए 26वीं आईनी तरमीम पास करवा दी थी। अब 27वीं आईनी तरमीम पे फजल रहमान साहब सेम वही अल्फाज बोल रहे हैं। देखते हैं कि इस मरतबा वो हुकूमत की मदद कैसे करते हैं और उसके लिए क्या बहाना तलाश करते हैं, क्योंकि हमेशा फजल रहमान साहब ने सहूलतकारी की है और वो सहूलतकारी करते चले आए हैं हमेशा। कभी भी उन्होंने हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को मायूस नहीं किया, ये उनका एक पुराना तरीकाकार है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जितनी भी पाकिस्तान में आईनी तरामीम हुई है अभी या कानून साजियां हुई हैं या जितने भी इकदाम उठाए गए हैं हुकूमती सतह पे, खारजा पॉलिसी में ले लें, दाखिला पॉलिसी में ले लें, इन तमाम चीजों का जो महवर है ना, जो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसके गिर्द ये सारी चीजें घूम रही हैं, वो इमरान खान है। गौर कर ले आप। यानी जिस लेवल पे ये वादे और दावे करके आगे अमेरिका के साथ और अपने मगरबी आकाओं के साथ, उनके पीछे जो खौफ है वो इमरान खान है कि भाई पाकिस्तान में इमरान खान ऐसी तैसी फेर देगा अगर हमें ये बैरूनी सपोर्ट ना मिली। तो इस बैरूनी सपोर्ट को लेने के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने अंदर ये खबर फैलाती है कि अमेरिका का भी ये हुक्म है और हमें ये करना पड़ेगा वरना हमारी तबाही हो जाएगी। लिहाजा वो सबको मनामनू लेते हैं और फिर वही कार्रवाई डालते हैं जो उनके दिल में होती है। लिहाजा जो कुछ भी आप देख रहे हैं इसमें इमरान खान साहब का खौफ है कि जनाब इमरान खान साहब से इनको खौफ है और उस खौफ की वजह से ये सारे इकदाम उठाने पर मजबूर हैं। हर दरवाजे पर ये सजदा रेज होने पर मजबूर हो चुके हैं। हर जगह पे जाके झूठ बोलते हैं, कभी कानून साजियां करते हैं, कभी आईनी तरमीम करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं इमरान खान के खौफ से करते हैं। इनको अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरे और वो चीज करें। देखिए जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी भी कर रहे हैं ना मिलकर, एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि ये अपने पांव काट रहे हैं, अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। ये जिस शाख पे बैठे हुए हैं उस शाख को काट रहे हैं। ये पार्लियामान को कमजोर कर रहे हैं। हर सियासतदान की ताकत पार्लियामान से आती है। ये पार्लियामान को कमजोर कर रहे हैं। हर सियासतदान जो है वो अवामी मैंडेट के साथ आता है, अवाम उसकी ताकत होती है। ये वहां पे भी अपनी ताकत को कमजोर कर रहे हैं। ये डिक्टेटर्स को मजबूत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे एक तजवीज है, मैं आपके सामने रखता हूं। ये जनाब तजवीज साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर साहब, ये पीएमएलएन के भी हैं और बहुत करीब है एस्टेब्लिशमेंट के भी। उन्होंने फरमाया, ये जियो न्यूज के मुताबिक, ये जो आर्टिकल 243 है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा आगे चल के बताता हूं। आर्टिकल 243 में तरमीम के हवाले से तजवीज दी है कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए, एक ऐसा ओहदा होना चाहिए जिसके नीचे तमाम फोर्सेस के इदारे हों। इस जुमले में बड़ी लंबी कहानी है। मैंने जो इस जुमले का मतलब निकाला वो ये है
कि ये एक ऐसा ओहदा बनाने जा रहे हैं कि तमाम फोर्सेस के इदारे, अब फोर्स में तो पुलिस भी आती है, पेपरा भी फोर्स है, एफआईए भी एक फोर्स है, इसी तरह और बहुत सारी फोर्सेज हैं पाकिस्तान में, यानी आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी फोर्सेज हैं, एफसी भी एक फोर्स है, उसके अलावा आपका बेशुमार फोर्सेज हैं पाकिस्तान में, दर्जनों हैं। लेकिन ये तमाम फोर्सेज एक कमांड के नीचे आ जाएं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को इतना मजबूत करेंगे कि पुलिस समेत सारे इदारे उनके नीचे काम करेंगे और वो उनसे अहकामात लेंगे, तो सुबाई खुद मुख्तारी तो होगी खत्म। अमन व अमान का मसला जो है वो सूबे के हाथ से निकलकर कहीं और चला जाएगा और फिर हर चीज को कंट्रोल किया जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वैसे भी पाकिस्तान में यही है, लेकिन अगर ये काम हो जाता है तो फिर बात कहां से कहां जाएगी, ये आप देख लीजिएगा। मोहम्मद मालिक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 2-3 चीजें और बताई, रोजाना की बुनियाद पर इक्का दुक्का चीजें अब सामने आ रही हैं इस तरमीम को लेकर। वो कहते हैं जी असेंबली की मुद्दत 6 साल कर देंगे। 6 साल छोड़ें, 10 साल करें, 10 साल असेंबली की मुद्दत करें, अपने अपने 10 साल पूरे करें, 10 साल या 20 साल करें असेंबली की मुद्दत। इन्होंने कौन सा दोबारा इलेक्शन लड़के वोट लेकर आना है? ये तो जिस दिन पाकिस्तान की अवाम ने डंडा उठाया और इनकी तशरीफ पे लगाया तो उस दिन पाकिस्तान ठीक होगा। ये इलेक्शनों से पाकिस्तान ठीक नहीं होना, इलेक्शन तो इनको चोरी करना आ गया। इलेक्शन से पाकिस्तान अगर ठीक होता तो पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन से पाकिस्तान ठीक कर दिया था। पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे शिकस्त लिख दिया था बड़ा बड़ा करके, और जब तक ये रहेंगे वो शिकस्त इनके माथे पे पड़ी जाएगी, साफ नजर आती है। लेकिन हुआ क्या, वो माना ही नहीं गया इलेक्शन। तो इलेक्शन आप 10 दफा करवा लें, रिजल्ट वही आएगा। 6 साल बाद क्या 60 साल बाद करवा लें इलेक्शन। एक्चुअल ये है कि जब अवाम डंडा उठाएगी और इनकी तबीयत साफ करेगी, उस दिन फिर पाकिस्तान के अंदर अवामी मैंडेट का एहतराम होगा। उससे पहले आप जो मर्जी करें, कहते हैं जी अब 6 साल मुद्दत कर देंगे, अगला इलेक्शन जो है वो निगरान हुकूमत नहीं करवाएगी, बल्कि जो हुक्मरान होंगे उस वक्त के वही करवाएंगे। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत होगी, उसी में इलेक्शन हो जाएगा। अमेरिकन सिस्टम ये लेकर आना चाह रहे हैं। और पहले भी कौन सा शहबाज शरीफ क्या बेचता है इलेक्शन में, या नवाज शरीफ क्या बेचता है, फैसला तो एस्टेब्लिशमेंट ने करना होता है, निगरान हुकूमत हो या ये हुकूमत हो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये अब तरामीम की जा रही है चीजों को ज्यादा कंट्रोल करने के लिए, कि मैक्सिमम चीजों को कंट्रोल कर लिया जाए और चीजें इनके हाथ से निकले ना। अच्छा, एमन वली खान ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया, मैं आपको पढ़ के इसलिए सुनाना चाहूंगा कि ये स्टेटमेंट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा देता तो दहशतगर्दी में अंदर हो जाता। यानी बड़ा आम सा स्टेटमेंट देते हैं अहमद जवाद साहब। ये बड़े मुतदल आदमी है, बड़े अच्छे इंसान है, और इनकी तहरीर में बड़ी शाइस्तगी भी होती है, अक्सर मैं कह रहा हूं। और ये साबिक नेवी ऑफिसर है, साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात भी रहे हैं। अब उन्हें साइबर क्राइम एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। यानी हर आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है जो फस्तायत और जबर के खिलाफ उठती है, और इंसानी हकूक के लिए जो आवाज उठती है उसको अब दबा लो, पकड़ लो, गिरफ्तार कर दो, अंदर डाल दो। और बड़े ये मुनासिब अल्फाज में और मोतदल अंदाज में ज्यादातर बात करते थे। इनके साथ ये जुल्म, तो इनको तो फौरन रिहा करना चाहिए। लेकिन इनके मुकाबले में बड़ा सख्त स्टेटमेंट है एमल वली खान का, खड़े होकर दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। इससे पहले वो आर्मी चीफ को दुकानदार भी कह चुके, जब ट्रंप के सामने वो अपना लेकर गए थे मादनियात, तो इस पर उन्होंने कहा था कि ट्रंप के सामने एक दुकानदार की तरह गए, जी मेरा माल बहुत अच्छा है, ले लो, इस तरह स्टेटमेंट भी दिया था। फिर बाद में उन्होंने मादरत कर ली थी। अभी एमल वली खान कहते हैं कि 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर पाकिस्तानी फौज ने जलाया था। पाकिस्तान की फौज ने रेडियो पाकिस्तान जलाया था पेशावर का। मैं 50 से ज्यादा सबूत दूंगा जिससे साबित करूंगा कि कर्नल इलेक्शन में पैसे लेकर लोगों को जितवाते हैं। कैसे इल्जाम आते हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे आधी भी बात करे ना, और ये रेडियो पाकिस्तान चलाने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाक में दम किया हुआ खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने। और एमल वली खान साहब जो दुश्मन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी नुक्ता नजर से, वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी फौज ने जलाया था रेडियो पाकिस्तान को। अब यही बात इमरान खान कहते हैं, वो जेल के अंदर बंद है, कि जनाब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था सारा का सारा 9 मई। बहरहाल वो कहते हैं जी इलेक्शन भी अब एक कर्नल शर्नल जो है वो पैसे लेकर इलेक्शन जितवा देते हैं। इधर अभी जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं नाज़रीन, पंजाब के अंदर भी हो रहे हैं, हर तरफ हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कई जगहों बाइकआउट किया है, लेकिन फिर भी उम्मीदवार तो खड़े हैं इलेक्शन में। अब जो हुकूमती उम्मीदवार हैं वो ज्यादातर किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का बच्चा है, तो उन्होंने अपने करीबी लोगों को टिकट दिए हैं। तो वो जिन लोगों को टिकट दिए हैं उनके लिए इतनी मुश्किलात हैं अभी भी कि अवाम उनका नाम सुनने को तैयार नहीं है। वो पैसा भी धड़ाधड़ खर्च कर रहे हैं, ताकत भी खर्च कर रहे हैं, फिर भी अवाम उनका नाम नहीं सुन रही। उनके मुकाबले में जो आजाद उम्मीदवार आ गए हैं वो तगड़े हो गए, और अब वो जो आजाद उम्मीदवार आ गए हैं उनके सपोर्टर्स को तरीके लब्बैक के खाते में डाल के उठाना शुरू कर दिया हुकूमत ने। अंदाजा करें आप, जिमनी इलेक्शन जीतने के लिए भोंडा तरीका देखें आप। ये फैसलाबाद से मुझे इतला, ये 1-2 और जगह से, कि जनाब जिन बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं अवाम निकल के, वो अवाम में से बंदे उठाते हैं जिस बंदे की थोड़ी सपोर्ट होती है, उठाओ इसको, डालो तरीके लब्बैक के अंदर, इसको भी अंदर कर दो। और इस तरह बंदे उठा उठा के गिरफ्तार किए जा रहे हैं।
ये इनकी अब औकात रह गई है। वैसे साद रिजवी का और उसके भाई का अभी तक कुछ पता नहीं चला। हम रोजाना पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक कोई इतला नहीं आई। और मेरी जो अपनी जाती इंफॉर्मेशन या अंदाजा है मेरा, उसके मुताबिक तो वो एजेंसियों के पास है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां फिलहाल उन्हें नहीं छोड़ रही। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आप अक्सर सुनते रहते थे माजी में भी, और अभी भी आप सुनते रहते हैं कि जनाब मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत की जरूरत होती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह मिथ तोड़ दी अमेरिका में। उसकी मकबूलियत थी, कबूलियत नहीं थी, वो जीत गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास ताकत आई, बेशुमार ताकत आई, और अब न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन हो रहा था। वहां पे ममदानी के पास जो है वो कबूलियत नहीं थी, मकबूलियत थी, लेकिन वो फिर भी इलेक्शन जीत गया। डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर सका या पूरा निजाम कुछ नहीं कर सका। वजह क्या है? देखिए, वजह यह है कि वहां पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, और मैंडेट का एहतराम किया जाता है। आम आदमी के वोट का एहतराम किया जाता है। वोट की पर्ची को लोगों का हतमी फैसला समझा जाता है, आपको पसंद आए या ना आए। अब जब इसने 1 साल पहले अपनी कंपेन शुरू की थी ना ममदानी ने, तो ये सड़कों पे लोगों को आवाजें देता था और लोग इसकी बात नहीं सुनते थे शुरू में। फिर आहिस्ता 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 इसने 1 साल, अगर आप इसका देखें ना, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज है, आप अगर इसका 1 साल देखें कंपेन का, तो आपको नजर आएगा कि एक आदमी ने कितनी मेहनत की। और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बेशर्म लोग ममदानी को मुबारकबादें दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जनाब पींगे चढ़ा रहे हैं कि हम भी नौजवानों को ये करेंगे तो नौजवानों को वो करेंगे। पाकिस्तान में नौजवान मुतनफर हो गए हो। भाई, पाकिस्तान की तारीख में कभी पाकिस्तानी नौजवान इतना सियासत में इन्वॉल्व नहीं था जितना अब इन्वॉल्व है। मैं फिर अपनी बात दोहरा देता हूं कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो ये चूरन बेच रहे हैं कि पाकिस्तानी नौजवान मुतनफर हो गया सियासत से और वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, पाकिस्तानी नौजवान को मुतनफर करने की बड़ी कोशिश की पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन पाकिस्तानी नौजवान जितना आज सियासत के अंदर अपने आप को मुतहर्रिक रखे हुए, इससे पहले माजी में कभी नहीं था। गारंटी देता हूं मैं आपको। हां, वो मुतनफर जरूर है, रवायती सियासी खानदानों की सियासत से मुतनफर है, वो एस्टेब्लिशमेंट की बार बार सियासत में शरारत करने से मुतनफर है, एस्टेब्लिशमेंट की घटिया सियासत से मुतनफर है, जबरी गुमशुदगियों से मुतनफर है, मैंडेट की चोरी से मुतनफर है, मीडिया की 2 नंबरी और फ्रॉड से मुतनफर है। ये इन चीजों से वो मुतनफर जरूर हुआ, लेकिन पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी नौजवान का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बड़ा है और पाकिस्तानी नौजवान ज्यादा पॉलिटिक्स को अब जानता है और उसके ऊपर बात भी ज्यादा करता है। इसकी एग्जांपल आपके सामने सोशल मीडिया है। नाज़रीन, एक खबर और है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं हमारे सीनियर, उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोग्राम करने से रोक दिया गया है जबरन। अब देखिए कितनी हैरत की बात है कि आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी राय भी नहीं दे सकते। ये पाकिस्तान में आजादी इजहार राय की सूरत हाल है। चीनी का एक और बहरान आ गया पाकिस्तान में। ये खबर मैं आपको बाद में दूंगा, तसल्ली के साथ दूंगा, तफसील के साथ दूंगा। लेकिन 12 नवंबर को जो जरगा होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां से कुछ बड़ी खबरें आ सकती हैं। उसके ऊपर सबको नजर रखनी चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट ने तो उस पर अभी से नजर रखी हुई है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।